नमस्कार। विलियम शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सभी पात्र जिंदगी में अपने अपने पात्र निभाते चले जा रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में रंगकर्मी होते हैं उन्हें भगवान की तरफ से यह आशीर्वाद रहता है कि वे अपनी निजी जिंदगी के साथ ही कई जिंदगियां जीते हैं और उन्हें मंच पर अभिनीत करते हैं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कई प्रस्तुतियों में इन अनुभवों को जिया है। ऐसे अनुभव उनसे साझा करते हैं आज एक्सेचर के स्टूडियोज में जे.आर. सागर। सागर सर, आपका एक्सेचर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। रंगमंच की दुनिया में पदार्पण कैसे, क्या ग्लैमर की वजह से, या अंदर से कुछ ऐसी इंट्यूशन हुआ करती थी कि मैं मंच पर अभिनय करूं? राजेश्वर जी, वेरी सिंपल कि जिस ज़माने से, जिस दौर से मैंने शुरुआत की थी उस ज़माने में ग्लैमरस का हमें कुछ पता ही नहीं था। सही बात। तो मेरी नाटकीय ढंग से जो शुरुआत है वो ड्रामा में हुई, एंट्री हुई नाटक में नाटकीय एंट्री हुई है। बचपन में रेडियो का ज़माना था, हम रेडियो सुना करते थे। मेरे पिताजी रेडियो के बहुत शौकीन थे। तो मैं मतलब आपको बता दूं, शायद आपको मालूम हो कि उस ज़माने में रेडियो जो है वो लाइसेंस पर मिला करता था। हाँ, ठीक है ना। तो रेडियो हमारे घर में होता था, तो मेरे पिताजी खबरों के बड़े शौकीन थे, तो खबरें सुनते थे। तो खबरें सुन सुन के एक वहाँ पर उस ज़माने में अर्ली 70 की बात कर रहा हूँ मैं, तो श्रीनगर से खबरें आती थी। वहाँ पर थे मोतीलाल खजांची। अच्छा। क्या मीठी खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, खबरें बोला करते थे। वो बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती थी। अच्छा। तो मैं गानों से ज़्यादा खबरों को सुनता था। अच्छा। तो बस आस्ता आस्ता मेरा रुझान जो वो रेडियो 24 घंटे मेरे कान में रहता ही रहता था। रेडियो मुझे लगा एंटरटेनमेंट का साधन भी उन दोनों रेडियो ही था। और तो कोई साधन था नहीं। या फिर वहाँ पर साधन होता था रामलीला का। जी। रंगमंच रामलीला में होता था। फिर मुझे उस ज़माने की बात है कि एक ही जरिया होता था एंटरटेनमेंट का, और वो थे हमारे जम्मू की बहुत ही महान शख्सियत। मैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझूंगा क्योंकि वो मेरी प्रेरणा रहे हैं। मक्खनलाल चड्ढा। अच्छा। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट थे, नंबर 1 कॉमेडियन ऑफ J&K स्टेट। वो शादियों में, लड़के की शादी में बारात जाती थी, वो सेहरा पढ़ते थे। वो भी एक कला रही है वो भी एक कि सेहरा लिखा जाता था, वो खुद ही लिखते थे और फिर बारात में जाकर वो पहले सेहरा पढ़ते थे, फिर बारात जो है वो अंदर जाती थी स्वागत के बाद। मैं वो देखने जाता था। अच्छा। और जब वो सेहरा पढ़ते थे तो सेहरा पढ़ने के साथ साथ कम से कम भी वो 25 मिनट, आधा घंटा लेते थे। अच्छा। और 20 मिनट की उनकी कॉमेडी होती थी बीच में। अच्छा। 10 मिनट का सेहरा और 20 मिनट की कॉमेडी। उसने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। बस फिर मैंने वो 1-2 बार, जब उनका हमारे मोहल्ले में कहीं भी शादी होनी, हमें पता चलना कि चड्ढा जी आ रहे हैं, खटाक से वहां तो भी एक्सपर्ट थे सेहरा पढ़ने में। बिल्कुल। मैं मक्खन चड्ढा का तो मुकाबला नहीं कर सकते ना हम। देखिए हमारे फोक के साथ भी जुड़ा हुआ है ये रीति रिवाज है ना, ये हमारा उस समय कल्चर था। ये हमारा अब तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। उस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया। आस्ता आस्ता फिर मेरा रुझान जो है वो हल्का हल्का मैं भी ऐसे करूँगा ना। तो मेरा छोटा भाई जो था, वो क्या नाम उसका, हमारे मोहल्ले में रामलीला देखने जाते थे ना, तो उन लड़कों को, बच्चों को शौक हुआ कि हम भी रामलीला करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, हमारे मोहल्ले में एक गली थी छोटी सी, वहां पर 4-5 कुर्सियां लगाई, स्टेज बनाई और रामलीला करना शुरू हो गई। बच्चे छोटे बच्चे। एक दिन मेरी मदर कहने लगी मुझे, मेरी माता श्री कहती हैं, देखा काका नहीं आया छोटा, 6 बज गए, अंधेरा होने वाला है, तो कहाँ गया वो? मैं ढूंढता गया नीचे, देखा तो आगे वहां पर उन्होंने कुर्सियां लगाई हुई हैं, तो रामलीला कर रहे हैं। मैंने उसको कान पकड़ा उसका और हल्का से एक चपत लगाई उसको, तो मैंने कहा चल घर, माँ बुला रही है। अच्छा। उसको मैंने भेज दिया, खुद वहां खड़ा हो गया। तो वो लड़के ने, एक मेरा दोस्त था वो भी उसके साथ ही था, हम इकट्ठे पढ़ते थे। तो मुझे कहने लगा आजा, मेरे निक नेम से उसने मुझे पुकारा। तो कहने लगा तू भी बैठ इधर। मैं क्या करूंगा, मैं तो स्टेज पे परफॉर्म करूंगा। मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो कहने लगा बैठ। बस वो ऐसे ही उलूल जुलूल हमने जो ना वो हरकतें वहां पर करना शुरू कर दी। तो लोग जो थे मोहल्ले वाले बैठे हुए थे, वो हंसना शुरू कर बैठे। अच्छा। वहां से
मुझे किसी ने कहा कि नहीं यार आप भी ना यहाँ पर रामलीला किया करो। मैं क्या, तो फिर हमने रामलीला देखनी कब है जब हमने यहाँ पर करवानी है तो कहने लगे हम श्राद्धों में करेंगे। अच्छा। फिर राजेश्वर जी हमने क्या किया कि स्टेज बनानी फट्टों की, अच्छा, प्रॉपर, और वहाँ पर चेयर्स लगानी। तो श्राद्धों में हमने रामलीला करनी। और मैं क्या करैक्टर करता था, मुझे उन्होंने रेडियो बना दिया। अच्छा, क्रिएटिव है रेडियो। हाँ, अच्छा। मैं क्योंकि मैं मोतीलाल खजांची जी का बड़ा फैन था, तो मैं वहां पर स्टेज पर बैठ जाना, उन्होंने मेरे मुंह के आगे तौलिया दे देना। अच्छा। एक लड़के ने बैठ जाना, तो उसने मैंने दाइना कान जब उसने मरोड़ना तो आन, बाइना मरोड़ना तो आप। अच्छा। उसने ऐसे ही दाइना कान मरोड़ना और मैंने वो खबरें पढ़ना स्टार्ट होगी, शुरू कर देनी, जो भी मैंने अपनी तरफ से वो बनाई होती, कॉमेडी जो भी है, कॉमेडी है जो भी है। बस यहाँ से मेरा सिलसिला जो था वो शुरू हो गया, आस्ता 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 आस्ता। फिर स्कूल कॉलेजेस में पोइम्स वगैरह पढ़ना, ये करना वो करना। तो रेडियो बनते हुए आपकी पहली ब्रेक रेडियो के माध्यम से? पहली ब्रेक मेरी रेडियो से ही हुई है। जाहिर सी बात है। रेडियो मैंने ज्वाइन कर लिया था 74-75 में। अच्छा। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। तब वहाँ पर HL कोहली हुआ करते थे प्रोड्यूसर। जी जी। तो हमारे मोहल्ले में ही रहते थे मिस्टर सुभाष शर्मा। अच्छा। सुभाष शर्मा जी वहाँ पर अनाउंसर थे। सुभाष शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत योगदान रेडियो में, को आगे बहुत लाने ही योगदान रेडियो में। और क्योंकि मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी शुरुआत वास्तव में अगर मंच के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने यही करवाई कवि गोष्ठी के माध्यम से। तब वो युवानी सर्विस में इंचार्ज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, युवानी के तब वो इंचार्ज थे। तो जब मैं मोहल्ले में प्रोग्राम करता था ना, तो उनकी सिस्टर जो थी, उनका घर बिल्कुल ऐसे छत पर था पीछे। तो वो देख रही थी। उसने मुझे ना नीचे आकर पकड़ा, कहती तू ना भैया से बात कर, तू तेरी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है और तेरे में एक्टिंग का कोई गुण है, तो भैया से बात कर। मैंने उनसे बात की तो कहते हैं आप क्या कर सकते हो। मैं कहा जी मैं छोटी छोटी पोइम्स वगैरह लिखता हूँ, तो कहानियाँ भी लिखता हूँ मैं। तो कहते हैं तू कहानी लिख अच्छी सी और फिर मेरे पास आ रेडियो में लेकर। मैंने दूसरे दिन कहानी लिखी, कहानी लिख के मैं रेडियो चला गया उनके पास। उनको मैंने जब पढ़ी तो कहता ये किसने लिखी है। मैंने कहा जी मैंने लिखी है। करता बहुत अच्छे, हल्की हल्की उन्होंने काट शाट उसमें की, करेक्शन की। और फिर मुझे वो कहानी जो है मुझे आज भी याद है, उसका नाम था सपना साकार हुआ। अच्छा, तो वास्तव में वही तो था, सपना भी आपका साकार होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस रहता है। कई बार शुरुआत हुई तो फिर मैंने कहानियां पढ़ना शुरू की। फिर युवा वाणी में प्रोग्राम होता था गीतों भरी कहानी। अरे कब याद करवा दिया आपने। मैं हीरो हुआ करता था। गीतों भरी कहानी बहुत पॉपुलर हुआ करती थी रेडियो में। आजकल गीतों भरी कहानी FM चैनल पे तो चलती है। FM चलती है, रेडियो ने तो बंद कर दी। रेडियो ने बंद तो युवानी भी तो ऐसे हो। फिर मैं इसमें आकाशवाणी में जम्मू में जंप कर गया, वहाँ पर ऑडिशन की मैंने पास, तो रेडियो का आर्टिस्ट हो गया। मैं आप एक बात साझा करना चाहता हूँ दर्शकों से। जी। अभिनय की दुनिया में विशेषकर जम्मू में जब भी बात की जाती है कि आपको वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करनी चाहिए और डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, कितनी सॉफ्टनेस रहनी चाहिए, कैसे कैसे डायलॉग्स में अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना है, एक कलाकार का नाम ज़रूर लिया जाता है। उनसे सीखिए, JR सागर। देखिए राजेश्वर जी, बात ये है अक्सर सभी कहा करते हैं कि अगर आपने डायलॉग डिलीवरी किसी से सीखनी है तो सागर सर से सीखिए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे महानुभाव जो हैं वो ऐसा समझते हैं, या मेरे प्यारे दर्शक या आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी हमारी है। अपने आप बड़ी ईज़ के साथ आप बोलते हैं डायलॉग, जब स्टेज पे बोलते हैं, रेडियो पे बोलते हैं, कोई स्ट्रेस लेवल नहीं होता, आप इतनी आसानी से कन्वे कर जाते हैं। एक्चुअली राजेश्वर जी बात ये है कि इस सब के पीछे एक साधना होती है। बिल्कुल, वो मैंने साधना की है, वो नज़र आती है, मैंने की है। शुरू में तो मुझे ये सब मालूम नहीं था, लेकिन जब मेरे गुरु लोग, मेरे गुरु जी हैं रघुनंदन सिंह बाली जी, उन्होंने मुझे जब अपने पास लिया तो उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैं जब श्रीनगर में मैंने ऑडिशन पास की 84 में दूरदर्शन का, तो वहाँ पर जब मुझे उर्दू के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बड़े बड़े महान हस्तियाँ, तो उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। तो मैं मतलब बड़ा कीन इंटरेस्ट लेता था इन चीज़ों में। सबसे पहले मुझे किसी ने कहा कि अगर आपने एक्ट करना है तो अपनी भाषा को सुधारिए, प्रोनाउंसिएशन जो आपकी है अगर वो कमाल की होगी तो आप इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। दूसरा एक बात मुझे एक मेरे गुरुजी ने कही, कहने लगे बेटा डायलॉग जो है वो इस तरह से बोलना कि ऑडियंस को ये लगे कि आपके मुंह से फूल जो है ना वो झर रहे हैं, वो झरते हैं, कनेक्ट करते हैं। वो चीज़ आपके में अगर होगी ना तो आप पब्लिक को अपनी तरफ खींच लेंगे। वो दिमाग में मेरे बात बैठ गई कि फूल मुंह से कैसे झड़ते हैं।
फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की। रेडियो तो मेरा माध्यम था ही, फिर मैंने अखबार पढ़ना शुरू की। और इनकी वजह से थोड़ा बहुत जो मेरी भाषा में सुधार है, और आप कह रहे हैं कि मैं ईज़ कर लेता हूँ, इसके पीछे मेहनत बहुत है। रंगमंच में आपका पदार्पण कैसे हुआ? रंगमंच में मैं, जब आपको बताया मैंने कि जब वहाँ से हम यहाँ न्यू प्लॉट में रहते थे किराए के मकान में, तो फिर मेरे पिताश्री ने वहाँ पर जानीपुरा कॉलोनी में प्लॉट खरीद लिया। वहाँ पर हमने मकान बनाया, तो हम वहाँ पर शिफ्ट कर गए। जब वहाँ पर शिफ्ट कर गए तो वहाँ पर तो कोई साधन था नहीं, इक्का दुक्का मकान थे लोगों के। तो वहाँ पर हमारे मोहल्ले के जो 10-12 लोग थे, हमने मिलकर वही परंपरा शुरू की जो हमने वहाँ पर शुरू की थी, कि हम श्राद्धों में नहीं, हम अपनी रामलीला यहाँ पर करेंगे। श्राद्धों में इसलिए कि रामलीला भी देख सके वो न्यू आप बड़े हो गए, अब तो रामलीला खुद करनी है। अब मैंने कहा जी अब खुद करनी है। वो हमने वहाँ पर जानीपुरा में अपना क्लब बना लिया। क्लब बनाने के बाद फिर वहाँ पर मैंने, वो कहने लगी जी डायरेक्टर कोई नहीं हमारे पास। तो उन्होंने कहा जी आपके पास अगर पिछला थोड़ा सा अनुभव है तो आप ही डायरेक्टर रहो। तो मुझे पता ही नहीं डायरेक्टर कहते किसको हैं। नहीं, आप इनको सिखाइए बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो भी है। तो हम मिलजुल के वो काम करते। पहला मंच मेरा रामलीला, वहाँ पर मैंने स्टेज पर ही रामलीला करवाना शुरू की। फिर रंक आहियापुरी एक पंजाब के राइटर हैं, पंजाबी के, उनका एक नाटक है सोने की जंजीरें। अच्छा, बहुत प्यारा नाटक है वो मुझे किसी ने कहा कि आप ये करिए। फिर मैंने वो तैयार करवाया, लड़कों को लड़की बनाया उसमें। तब लड़कियां कहाँ काम नहीं करती थी ना तब। तो मैंने खुद भी परफॉर्म किया उसमें, और डायरेक्ट भी किया उसको, तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई नाटक की। उसके बाद फिर मैंने, अब लिखता था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने अपना पहला नाटक जो है वो लिखा, जहर। अच्छा, जहर। उसको मैंने खुद ही डायरेक्ट किया और खुद ही हीरो था उसमें। तो तब मंच कौन सा होता था? गुलाब भवन? नहीं, गुलाब भवन तो बड़ी पहले की बात है। गुलाब भवन तो हम देखने जाते थे प्रोग्राम। अभिनव थिएटर था, बन चुका था। तो तब मुझे किसी ने कहा कि जम्मू में कंपटीशन होते हैं, एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है, वहाँ पर आप अपना प्ले डालिए। तो कवि जी थे वहाँ पर। मैं उनके पास गया, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं। तो मैंने वो अपना नाटक वहाँ पर डाल दिया। फिर वो हमारी रिहर्सल देखने आए। तो तब लोग जो थे ड्रामा इंस्ट्रक्टर जो होते थे, ये एकेडमी में नहीं बुलाते थे, ये जहाँ पर आपका वेन्यू होता था वहाँ पर जाते थे। आप वैसा ही प्रोसेस होना भी चाहिए। अच्छा भी है। अच्छा भी है। तो तब वो मेरा ड्रामा सिलेक्ट हो गया, और मेरा पहला प्ले जो अभिनव में हुआ वो था जहर। और अब आपकी दया से, मेरी माँ की कृपा से सिलसिला जो है वो कंटिन्यू है। कितने नाटक दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे अब तक की आपने? हज़ारों शोज तो हैं? नहीं, हज़ारों नहीं है, लेकिन 50-100 के करीब नुक्कड़ शुक्कड़ मिलाकर तो बन ही जाते हैं। 50 नए नाटक सर। रिपीट परफॉर्मेंस रिपीट परफॉर्मेंस समझ लो आप, बीच में डाल ही लीजिए। रिपीट भी 2, 4, 5 बार 10 बार रिपीट भी होते रहे हैं। मुझे याद आता है कि अंधा युग बहुत बढ़िया नाटक है धर्मवीर भारती जी का, और बहुत टफ नाटक है, बहुत मुश्किल नाटक है। मैंने जब आपसे बात की कि डायलॉग डिलीवरी किसे कहते हैं, तो मुझे ये ऑन स्टेज भी अनुभव करने का अनुभव हुआ है, क्योंकि विदुर का रोल आपने किया था। जी हाँ। और विदुर को जिस तरह से आपने निभाया, उसने सभी को प्रभावित किया, फिर इंस्पायर किया बाकी कास्ट को भी। तो आपसे वो बातें बहुत सीखने को मिलती हैं कि करैक्टर को निभाया कैसे जाता है, या करैक्टर पे, स्क्रिप्ट पे कितना काम एक एक्टर को भी करना चाहिए। मुश्ताक जी का स्वर्गीय अवश्य हमारे बीच नहीं है, उन्होंने ये नाटक किया था अंधा युग, धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है नाटक है वो। उसमें मुझे उन्होंने कहा कि सागर तुम विदुर का रोल करोगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर आपने सिलेक्ट किया है, लेकिन विदुर बड़ा मुश्किल और लीडिंग कैरेक्टर है इसमें, तो मैं कर पाऊंगा। नहीं, आप कर पाओगे, तो आप करो। पारखी नज़र रखते थे मुश्ताक की नज़र पारखी थी, मतलब जानकार आदमी जो था ना, जिसको हम बोलते हैं हर फील्ड में, उसको मतलब कर पाने में थोड़ा सक्षम कम, एक्टिंग सिखाने में कम, लेकिन जानकारी पूरी क्राफ्ट के लिए उनको माना जाता रहा है। तो जब मुझे विदुर के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया, तो मैंने अपना स्क्रिप्ट ली, घर आ गया, मैंने पढ़ा उसको। पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, ये बड़ा डिफिकल्ट सा कैरेक्टर है, फ्री वर्स कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल था, फ्री वर्स है ना वो। तो फिर मैंने 2, 4, 5 बार 10 बार प्रैक्टिस की, और मुश्ताक को बोला, मैंने कहा मुश्ताक मैं यार ये कर रहा हूँ। तो भूपेंद्र को मैंने बीट में बिठाया, भूपेंद्र जी हमारे, उन्होंने म्यूज़िक दिया था उसमें। मैंने कहा यार भूपेंद्र, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप ज़रा देखो कि मैं ठीक कर पा रहा हूँ।
अगर मैं ठीक कर पा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो यार मुझे कोई और छोटा मोटा कैरेक्टर दे दो। करता नहीं, आप ठीक कर रहे हो, आप इसको कंटिन्यू रखो। मुझे अभी भी कान में पड़ता है, विदुर हूँ मैं, विदुर हूँ मैं। बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो, और बड़ी कड़ी मशक्क़त मुझे करनी पड़ी उसमें। बहुत सारे लोगों को, बाली साहब के पास मैं जाता था सीखने के लिए, गुरुजी मुझे ये बताइए कि इसके प्रॉपर जो पाजीज हैं वो कहाँ रहने चाहिए। फ्री वर्स में काम करना बड़ा मुश्किल होता था उस समय, तो वो निभाया मैंने कैरेक्टर, और माता सरस्वती की कृपा रही कि वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का नाटक जो था वो जम्मू स्टेज हुआ जम्मू के। और उसके बाद हमने वहाँ पर 3-4 जगह, होशियारपुर में, दिल्ली में, और मुझे लगता है शायद कलकत्ता में 3-4 जगह शोज़ खेले थे। क्योंकि अंधायु बड़े बड़े लोगों ने खेला हुआ था, तो एक जम्मू से जब टीम जाती है अंधायु करने के लिए, तो लोगों को उत्सुकता होती है। जम्मू में टैलेंट तो है ही, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है जम्मू में। सिर्फ ये है कि हमारी हो सकता है बदकिस्मती हो आर्टिस्टों की कि निकल वैसे एक्सपोजर नहीं मिल पाता। एक्सपोजर मिला था जब जम्मू में दूरदर्शन आ गया, डीडी कशीर के प्रोडक्शन यहाँ पे शूट हुआ करती थी। आप जैसे वरिष्ठ कलाकारों के पास टाइम नहीं हुआ करता था, और प्रोड्यूसर वेट किया करते थे कि सागर साहब आपकी फलानी शूटिंग कब खत्म हो रही है, तो हम कब उठाएं, क्योंकि रोज तो आपने ही निभाना है। लगता है कि ख्वाब सा टूट गया। ख्वाब ही था। मुझे आपने वो पुरानी यादें ताज़ा कर दी राजेश्वर जी। वो एक दौर था कि 3-3 टाइम शूटिंग चलती थी, दोपहर को कहीं और, सुबह कहीं और, शाम को रात। और राजेश खन्ना वाला हाल था ना, इधर शूट उधर शूट। बिल्कुल। तो मुझे फ़ोन आते थे, तब नया नया फ़ोन चला हुआ था, तो सागर साहब आप कब फ्री हैं? तो मैंने कहा जी मेरा शूट चल रहा है। अच्छा आप ऐसा करिए कि वहाँ पर दिन को कर लीजिए, रात को 2 घंटे हमें दे दीजिए। तो ऐसा दौर भी था। तो अब हमारी बदकिस्मती है कलाकारों की, सभी आर्टिस्टों की, चाहे ड्रामाटिस्ट तो हैं ही, संगीतकार, टेक्नीशियंस, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी कि जब से दूरदर्शन बंद हो गया है, कश्मीर में काम कम हो गया है, आर्टिस्ट बिल्कुल बेकार हो गए। देखिए आवाज़ उठ रही है डुग्गर के लिए सैटेलाइट चैनल की, लेकिन जम्मू में जो पीजीएफ चल रहा था, जो थोड़ा बहुत काम कर भी रहा था, बंद होने के कगार। बंद होने क्या मतलब, न्यूज़ ही चल रही है वैसे तो बंद ही हो। राजेश्वर जी कगार क्या, बंद हो चुका है दूरदर्शन। पीजीएफ जो है ये तो स्टेशन बन भी चुका था हमारा, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, पता नहीं क्या कारण रहे हैं इसके पीछे, बंद हो चुका है। और जहाँ तक आपने सैटेलाइट की बात की, बहुत देर से हम जदोजहद कर रहे हैं। ये आर्टिस्टों की एक बदकिस्मती है कि हमें इतनी जदोजहद करने के बाद भी सैटेलाइट चैनल नहीं मिल रहा है, जो कि डोगरी सैटेलाइट चैनल हमारी एक ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अस्तित्व इस पर टिका हुआ है। क्योंकि अकेला मैं आर्टिस्ट नहीं, राइटर नहीं, सभी लोग, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, हमारी विरासत इसके साथ, विरासत जुड़ी है, क्योंकि हम और कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट है, आप मुंबई में देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आर्टिस्ट जो हैं जब उनके पास काम नहीं रहता है, वो दुबक कर एक कोने में घर में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, नहीं काम कर नहीं सकते। उनकी कॉन्शियस जो है वो उनको अलाउ ही नहीं करती है कोई दूसरा काम करने के लिए। एक्टिंग 24 घंटे उनके दिमाग में। देखा था जब उन दिनों काम था तो लोगों ने इसको प्रोफेशन की तरह अपना लिया, और कईयों ने अपने काम छोड़ के इस तरफ आ गए, लेकिन आज पछताते हैं वो लोग। देखिए राजेश्वर जी, बात ये है कि ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब आपके पास एक रास्ता हो चलने के लिए बिल्कुल साफ, तो फिर आप बेपरवाह उस पर चलते जाते हैं। बिल्कुल। तो जब उसमें कोई ना कोई हडल जो है वो सामने आएगी, तो ज़रूरी है कि आप उसको बदल देंगे रास्ते को। बस सेम चीज़ है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जब हमारे पास काम था, बहुत काम था, बहुत सारे, मैं तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ हूँ, तो जिन लोगों के पास प्राइवेट जो हमारे आर्टिस्ट थे, प्रोड्यूसर्स थे, जिनके पास काम था उस समय, बहुत इसी पे टिके हुए थे, तो जब काम बंद हो गया तो वो रास्ता कोई नहीं रहा, तो फिर उनको रास्ता बदलना पड़ा। ये बदकिस्मती आप कह सकते हैं। उससे बहुत बड़ी सेटबैक पहुंची हमारे कल्चर को भी, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को, विरासत को, हर किसी को ये ठेस पहुंची। सरकार कहती है कि फिल्म पॉलिसी हमने लागू कर दी है, तो क्या लोकल लेवल पे उसका कोई फ़ायदा आपको नज़र आता है? राजेश्वर जी, यहाँ तक फिल्म पॉलिसी की बात है, बने हुए मेरा ख्याल है साल से ऊपर ही हो गया है। हाँ, ज़्यादा ही हो गया है वक्त इसको बने हुए। तो जब ये बनी थी तो बड़ा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हर किसी के मन में ये बड़ी उत्सुकता थी कि फ़िल्म पॉलिसी बनी है तो हम भी भोजपुरी की तरह
मराठी की अगर दूरदर्शन बंद हुआ तो एक रिप्लेसमेंट जो है हमें मिल जाएगी। आपने मेरे शब्द जो है वो सेकंड कर दिया उनको, सही वर्ड आपने इस्तेमाल किया कि हमें उत्सुकता रिप्लेसमेंट की हुई, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। अभी भी सुनने में आता है और हमारे सामने होता भी है कि बाहर के जो प्रोड्यूसर्स हैं आउट ऑफ द स्टेट, उनको प्रेफरेंस मिल जाती है, लेकिन हमारे जम्मू के प्रोड्यूसर्स को अभी तक किसी को मतलब आगे बढ़कर भी चाह कर भी जो है इतनी प्रेफरेंस नहीं मिल पाई है जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। तो ये पता नहीं क्या जो बाहर से प्रोड्यूसर आते हैं या डायरेक्टर आते हैं, उनके साथ जो स्टार कास्ट अपनी रहती है, तो जम्मू के आर्टिस्टों को वैसा काम मिल पाता है? देखिए बात ये है कि एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक जो है ना, आप वेब सीरीज़ लगा लीजिए, फिल्म्स लगा लीजिए, टेलीफिल्म लगा लीजिए या सीरीज़ लगा लीजिए, ये मुंबई की तरह ही एक सिलसिला जो है ना वो बन चुका है कि चेहरे बिकते हैं। ठीक है ना, ये पक्की बात है, चाहे कोई भी काम हो। तो मुंबई के लोग जब या दिल्ली के या कलकत्ता के, बेंगलोर के जब यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं तो वो काम तो करते हैं यहाँ पर, लेकिन वो अपनी स्टार कास्ट वहाँ से लाते हैं, यहाँ से सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, यहाँ से सिर्फ वो थोड़ी सी सपोर्ट लेते हैं। कोई उनको कैरेक्टर मिल जाए अच्छा सा, वो ले लिया, सपोर्टिंग कैरेक्टर में किसी अगर लोकल जो है वो लोकल जो है वो ऐसी है तो वहाँ से कोई 2-4 ले लिए ताकि उनको खर्चा वहाँ से कम पड़े। अदरवाइज सही मायने में अगर वो काम करने यहाँ पर आते हैं तो वो अपनी वो स्टार कास्ट वहाँ से लेकर आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चेहरे बिकते हैं। तो चेहरे बेचने के चक्कर में, हालांकि अगर यहाँ का टैलेंट वो जो है, जितना टैलेंट हमारे यहाँ पर है, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कमाल का टैलेंट जो है हमारे एक्सपोजर की भरा पड़ा है, सिर्फ एक्सपोजर नहीं है। अगर वो लोग यहाँ पर आकर, ठीक है आप एक आध चेहरा वहाँ से ले लीजिए, करिए उनके साथ काम, लेकिन मैक्सिमम अगर देखिए ना, अगर स्टोरी अगर रिवॉल्व, अगर आपका प्लॉट जो है वो यहाँ पे रिवॉल्व करता है, तो यहाँ के कैरेक्टर्स जो हैं बिल्कुल उसमें हमारे ही एक्टर तो चाहिए ना, उनको तो फिर लेने चाहिए। ये सारा कुछ फिल्म पॉलिसी में है, अगर आप उसका पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आप वहाँ पर देखेंगे फिल्म पॉलिसी में, वहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर वर्ड्स में कि आपको मोर देन 60% कास्ट जो है वो जम्मू से लेनी पड़ेगी, लोकल या कश्मीर में करते हैं तो कश्मीर से लेनी पड़ेगी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। ये हमारी लोगों की बदकिस्मती है। जद्दोजहद के बाद भी, जैसे सैटेलाइट की मैंने बात की, कि हमारे ही लोग, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, हमारे ही लोग, हमारे ही कुछ नेता लोग जो थे, उनकी वजह से हमें टूट गया हमारा ख्वाब, हमें सैटेलाइट चैनल जो है वो नहीं मिल पाया। अगर ये लोग चाहते तो आज हमारे पास डुगर चैनल होता, और आज हमारी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी जो है, जो उन्होंने रास्ता बदला है किसी और काम के लिए, शायद वो नहीं बदलते और हमारे सुहाने दिन होते। सागर सर, उम्मीद करेंगे कि जो आपने कहा कि जो चाहत अपनी विरासत के प्रति रहती है हर किसी को, उन नेताओं को भी रहेगी, और डुगर सैटेलाइट चैनल मिलेगा और यहाँ के आर्टिस्ट को वह मंच मिल पाएगा जिससे आर्थिक तौर पर भी वह थोड़े सबल हो पाएँ। बिल्कुल। आप एक्सेलेंट स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अस्तित्व के आज के अंक में आपने बेबाक बातचीत सुनी जी.आर. सागर जी से। उन्होंने कहा ठीक है, आप बाहर से यहाँ पे आके शूट करने के लिए आ जाइए, मोस्ट वेलकम। फिल्म पॉलिसी लेकिन कहती है कि कम से कम 60% टैलेंट लोकल यूज़ होना चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।